नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीके स्टडी एट टी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 पॉलिटी चैप्टर नंबर 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे इस चैप्टर में क्या है, इस बॉक्स में क्या है। पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? आप सेकंड स्टार पॉइंट है, आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के चित्र से इस चित्र की तुलना कीजिए। सेकंड स्टार पॉइंट है, शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। अपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी हैं? तो आप इस चित्र से अनुमान लगा सकते हैं। चित्र को आप भली भांति बढ़िया तरीके से देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में कुछ पैराग्राफ दिया है, तो इसको देख लेते हैं। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं? वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या है। सड़कों पर काम करना, यहाँ से यह अध्याय शुरू होता है। और दोस्तों बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सड़कों पर काम करना। यह वह शहर है जिसमें मेरी मसीड़ी बहन रहती हैं। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार मैं यहाँ आई तो मेरी मसीड़ी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल है। सब्जी बेचने वाले अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थे ताकि लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वही सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गई जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर पर था। आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं। बच्चू मांझी एक रिक्शा वाला है, इसकी कहानी है। तो चलिए देखते हैं बच्चू मांझी की कहानी को। मैं बिहार के एक गांव से आया हूं जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहते उन्हें वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपये तक देता है।
जब तबीयत ख़राब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200 से 300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 100 से 150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाता है। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती हैं। आगे देखते हैं, स्टार पॉइंट को देखते हैं। बच्चू मांझी शहर क्यों आया था? क्योंकि वह मिस्त्रीगिरी का काम अपने गांव में करता था। हर समय वह मिस्त्रीगिरी का काम नहीं मिल पाता था, इसीलिए वह शहर आया था अपने घर परिवार को चलाने के लिए। यही इसका जवाब होगा। सेकंड स्टार पॉइंट है, बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वह बाहर कमाने के लिए आया था। कैसे रह सकता? एक ही समय में 2 जगह कैसे रह सकता है कोई लोग? तीसरा स्टार पॉइंट है, किसी सब्जी बेचने वाली या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते हैं, तैयारी, खरीदना, बेचना इत्यादि। बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे परिवार चलाना है, रुपया पैसे की कमी है, इसलिए ही ऐसा ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ वह कैसे अपनी दुकान लगाए। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती हैं या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा देते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चला लेते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती हैं। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसे भी जगहें हैं जहां ठेले वालों को घुसने या घुमाने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वे में पाया, चलिए इस चित्र के नीचे लिखा हुआ है, अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही हैं जहां दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं। आगे देखते हैं। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वाले के लिए तय कर दिए जाए। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बाज़ार में। तो बाज़ार में क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम बाज़ार पहुंची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी।
वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच गई, जिससे हमारी बारी ना चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई, क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर अलग तरीके से कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे, वहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बड़ी दुकान में क्या होते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। हरप्रीत। पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्यौहार के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। चलिए वंदना का क्या राय है इस पे। हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न और रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर हैं, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाज़ार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? उनको यह दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सेकंड पॉइंट है, एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिए और पता लगाइए कि वे अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं। क्या पिछले 20 सालों में उनके काम में कोई बदलाव आया है? थर्ड पॉइंट है, जो बाज़ार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है? तो आप यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, तो आप इस प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। इस वीडियो में हम डिक्टेट नहीं कर पाएंगे इस प्रश्नों का, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फैक्ट्री में क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक ख़ास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती हैं, जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती हैं। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करता है।
हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुड़ता ना बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गई। आह, जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बारों पर बैठे हुए थे। कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं। कुछ बोझार होते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी ना खत्म ऐसा लग रहा था अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी ना खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थीं। जो कपड़े तैयार हो रहे थे वे कपड़े में एक तरफ तह कर लगाए जा रहे थे। तह कर नहीं, चपोत कर सही रूप से उसको लगा रहे थे। इसको देख लेते हैं। लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतज़ार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। आगे देखते हैं। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती हैं। जिस फैक्ट्री में वह काम करती हैं वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती हैं और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती हैं। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती हैं। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम करना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने से 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने के मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इस दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम तभी मिलेगा, काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर ख़ास मौसम में काम मिलता है। साल के बचे हुए महीनों यानी समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां अस्थायी नहीं होती हैं। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से
नहीं मिलती। नेक्स्ट टॉपिक है दफ्तर में। दफ्तर में क्या आते हैं? मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा। हमने सोचा कि देर ना हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिनसे हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती हैं। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेता यानी सेल्समैन के काम का निरीक्षण करते हैं जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति रपट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी पड़ होती हैं और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की अस्थायी कर्मचारी हैं। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्ति होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियाँ। इतवार और राष्ट्रीय त्यौहार के लिए छुट्टी मिलती हैं। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं। तो कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज पर का खर्चा उठाती हैं। आगे देखते हैं। इसको बाद में देख लेते हैं। इस वाले पॉइंट को इसको बाद में देख लेते हैं। इसके नीचे वाले पॉइंट को देख लेते हैं। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती हैं। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। आगे देखते हैं। दोस्तों, यह अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि बीके स्टडी 88 चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। यह बुक भी समाप्त हो गया। यह लास्ट अध्याय था। जय हिंद। आगे देख लेते हैं।